नमस्कार, इतना स्वदेश पे अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष नुनगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि भारतीय बाजार में इस हफ्ते आखिर हुआ क्या और अगले हफ्ते के लिए आपको कहां नज़र बना के रखनी चाहिए, किन शेयरों पे, किस सेक्टर्स पे और किन खबरों का असर देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इस मुद्दे पर चर्चा करने का मकसद जो दो जानकार होंगे, कुणाल बी परार होंगे चॉइस इक्विटी की और विवेक कारवा होंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। इन दोनों से समझेंगे कि बाजार की यहाँ से दशा और दिशा क्या दिखती है, क्योंकि इस हफ्ते देखिए बाजार में निफ्टी को देखिए इस हफ्ते एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने देखा कि इस हफ्ते बाजार ने थोड़ी रिकवरी दिखाई। निफ्टी में करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी देखिए वहाँ भी अच्छी रिकवरी इस हफ्ते देखने को मिली, वहाँ भी एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इस हफ्ते जो है थोड़ा सा कमजोरी देखने, करीब 1% ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ अच्छी रिकवरी थी, 2 से 2.5% की मजबूती इस हफ्ते कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। हमने देखा था कि बीते 1-1.5 हफ्तों से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी दबाव था, लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आते हुए दिखे। एक इंडेक्स देखिए इस हफ्ते कमाल करता हुआ दिखा, रियल्टी इंडेक्स। एक शानदार रैली देखने को मिली रियल्टी इंडेक्स में और कहीं ना कहीं 10% से ज़्यादा की मजबूती रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तमाम सेक्टर इंडेक्स, अगर निफ्टी ऑटो को छोड़ दीजिए जिसमें कि हमने थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा 1% के आसपास का, तमाम सेक्टर में खरीदारी थी। तो क्या ये संकेत दे रहा है कि बाजार एक तेजी के बाद पॉज लिया, संभला और फिर यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है? समझने की कोशिश करते हैं विवेक के साथ। नमस्कार विवेक, हमने देखा जिस तरह से इस हफ्ते बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, वापस से दिग्गजों के साथ साथ स्मॉल कैप और कह सकते हैं कि मिड कैप शेयर में खरीदारी का रुझान बना। क्या ये माना जाए कि वापस से बाजार मजबूती की तरफ बढ़ रहा है? गुड आफ्टरनून मनीष और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार क्या हुआ था कि अपने खुद के वजन के कारण, पता ना, इट्स ऑन इट्स ओन वेट बाजार गिरा था क्योंकि काफी रैली कर चुका था और मिड एंड स्मॉल कैप में एक फ्रॉथ सा बना हुआ था, तो इस चक्कर में बाजार गिरा। और उसके अलावा जो उबाल आ रहा था तेल मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो उसके कारण एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक रैली हम लोग स्पिल ओवर इफेक्ट है यूएस मार्केट से। तो यूएस मार्केट में काफी अच्छी रैली आई है पिछले 2-3 दिन से और उस रैली के कारण हमको भी इधर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। अब अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप अगर पिछले हफ्ते और इस हफ्ते देखो तो करीबन 250 पॉइंट की ही रैली हम लोग देखें, बहुत ज्यादा बड़ी रैली नहीं हुई है। तो अगर अगले हफ्ते ये 19,030 लेवल्स, करीबन 19,000 अगर मेंटेन करके यहाँ से एक और बाइंग आती है यूएस मार्केट में, तो ये ऊपर की साइड आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर ही रहने वाला है, ऊपर की तरफ 19,800 तक और नीचे की तरफ 19,000। तो इस रेंज में वापस हम लोग घुस चुके हैं और इस रेंज में एटलीस्ट अगले 3 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये संभावना है। एक रेंज विवेक ने बताया 19,800 से लेके 19 नीचे की तरफ 18,000 के आसपास का रेंज देखने को मिल सकता है। 18,800 900 के आसपास, 18,900 की बात कर रहे हैं ना आप विवेक? क्या आप 19,000 बोल रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ 18,000 नहीं। अच्छा, 19,000 से लेके 19,800 नहीं, 18,000 की तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से 18,800 की मैं बात कर रहा था, जहाँ से हमने देखा था बाउंस बैक देखने को मिला था। कुणाल, बैंक निफ्टी पे क्या नजरिया है आपका इस हफ्ते के लिए? वेल सर, बैंक निफ्टी की बात करें तो एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है पिछले 3-4 दिनों में और कह सकते हैं कि एक रैली रैली थी जो बैंक निफ्टी में हमें दिखाई है। अब एक यहाँ पे देखने जाए ना तो 43,300 का एक रेजिस्टेंस था, आज इसके ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट ने जो है क्लोजिंग दिया है, एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। प्लस अगर मैं अर्ली चार्ट की बात करूँ तो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा बन रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में। एंड इस लिहाज से अगर ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में 43,900 एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 43,200 तक के लेवल है जो बैंक निफ्टी हमें दिखाने में सक्षम है। सपोर्ट की बात करूं तो आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, यानी कि जो विंडो क्रिएट की है, गैप अप ओपनिंग में जो विंडो क्रिएट की है, वो विंडो का जो लोअर साइड आ रहा है वो लोअर साइड आ रहा है आपका 43,000 का। तो 43,000 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से फर्दर फॉल हमें बैंक निफ्टी में एज पर टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल सकता है। तो व्यू ओवरऑल फिलहाल ऊपर की साइड का ही है। और पे ये आते हुए बैंक निफ्टी पे इस हफ्ते हमने देखा विवेक, एक इंडेक्स उसमें कह सकते हैं कि सेक्टर में जान है, काफ़ी तेजी देखने को मिली। रियल्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 10% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। जिस रियल्टी स्टॉक्स को देखिए उसमें खरीदारी थे, चाहे गोदरेज हो, लोढ़ा हो,
डीवी रियल्टी जैसे स्टॉक्स हो, सब में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। रियल्टी सेक्टर यहाँ से आपको लगता है कि और तेज़ी दिखा सकता है अगले हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते या अगले 10-15 दिनों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, कोई शेयर आपको लगता है जिस पर नज़र बना कर रखनी चाहिए? इनफैक्ट शेयर तो मैं आपके वीआईपी सेगमेंट के लिए लेके रखा हुआ नहीं हूँ, तो बिल्कुल और सेगमेंट के रखिए उसको बचा के। हाँ, तो वो रियलिटी स्पेस से उसको जोड़ सकते हो। अब ओवरऑल देखिए रियलिटी में क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस हो रहे हैं, वो लगातार मतलब विद इन मिनट्स या विद इन डेज सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपके बुक हो रहे हैं। चाहे वो डीएलएफ का नॉर्थ में हो या फिर साउथ में भी जितनी भी कंपनीज मैं देख रहा हूँ कि लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, धमाधम बिक रहे हैं। तो एक डिमांड है, और जैसे जैसे देश भी ज्यादा माइक्रो फैमिलीज की तरफ बढ़ रहा है, तो इन रियलिटी स्पेस का वो डिमांड आगे चलते रहेगा, मुझे लग रहा है। और एक और चीज थी जो बीच में थोड़ा सा डर लग रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट्स हाई है और वो यहाँ से और ज्यादा हाई और ऊपर नहीं चले जाए, जिसके कारण ईएमआई आपकी बहुत बढ़ जाए, तो वो भी एक अब संकेत मिल रहा है कि जो ब्याज दरें हैं यहाँ से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से जाएगी तो अब नीचे ही जाएगी। तो अब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया हुआ है रियलिटी स्पेस में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मतलब सिटीज में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मेट्रो है या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक्स होता है, वो वहां पे भी सारी स्टेट सरकारें जितनी भी है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो रियलिटी पे मैं अगले 5 साल के लिए काफी बुलिश हूँ। इंडेक्स है जहाँ पे लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है विवेक को। और हमने देखा है कि इस हफ्ते देखिए डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में 11% की, लोढ़ा में देखिए करीब करीब वहाँ भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कुणाल, एक इंडेक्स था जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप उस सेक्टर के किसी भी स्टॉक को लिखे, चाहे बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर मोटर हो, सब में दबाव देखने को मिल रहा था। ऑटो इंडेक्स में इस हफ्ते हमने दबाव बनते हुए दिखा है। क्या आपको लगता है कि इस गिरावट पे कहीं कोई मौका बन रहा है अगले हफ्ते के लिए? कोई ऐसा शेयर आपको जो पसंद आ रहा हो, खरीदारी करनी चाहिए? कल ऑटो में देखने जाए तो ऐसे कोई खास मोमेंटम हमें फिलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऑटो सेक्टर इट्स इज ट्रेडिंग एट गुड सपोर्ट लेवल। लेवल की बात करते हैं यहाँ पे तो काफी अच्छी मोमेंटम, मतलब मैं हम कह सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो व्यू फिलहाल जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। आप कह सकते हो कि नीचे एक अच्छे खासे सपोर्ट के बाद एक ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। और इसमें बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जहां पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मूवमेंटम हम देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आप देखो तो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सारी की सारी जितनी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से सबके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंट डेज में स्टॉक ने जो अनचार्टेड टेरिटरी में मूवमेंटम स्टार्ट की है वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। प्लस दशहरा जस्ट गया, अच्छे खासे नंबर हमें देखने को मिले हैं। दिवाली भी आ रही है, उसके बाद और भी त्योहार आ रहे हैं, तो अच्छी खासी बिकवाली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज ऑटो में। तो 5368 का राउंड बजाज ऑटो भी ट्रेड कर रहा है। और मैं कहूंगा कि बजाज ऑटो भी फिलहाल फोकस करके चलना चाहिए। 5368 का राउंड बाई कीजिए। अगर मैं एसएल की बात करता हूँ नियर टर्म में, तो कौन सा ऐसा एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो 4900 का हमारा यहाँ पे एसएल होगा 4900। टारगेट की बात करूँ तो ऊपर में 5720 का पहला टारगेट होगा, 5720। एंड जैसे ही वो ब्रेक होता है ऊपर में 6300 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो 4900 के एसएल के साथ बजाज ऑटो यहाँ से इसी लेवल से खरीदी करके चलना चाहिए। बजाज ऑटो एक शेयर है जो कुणाल को पसंद आ रहा है। उनको लगता है कि 4980 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5720 का पहला उनको टारगेट लगता है, उसके ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। इस हफ्ते हमने देखा एक और अच्छा ट्रेंड कम से कम विवेक के सरकारी बैंकों में, खासतौर पर छोटे मजदूर सरकारी बैंकों में वापस से खरीदारी का रुझान बना है। एक समय हमने देखा था कि अगर इस साल देखें, अगर ईयर टू डेट की बात करें तो अच्छी तेज़ी थी, लेकिन फिर से ये बाजार में जब गिरावट आई तो ये कमज़ोर हुए, वापस सब रिकवरी दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिकवरी एक मौका दे रहा है फिर से, और वापस से इंश्योरेंस में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? ये मनीष, जो सरकारी बैंकों में दिक्कतें थी वो सबको मालूम है। राइजिंग एनपीएस और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट से सरकारी बैंकों में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन एक हुआ, और जितने भी एनपीएस वगैरह थे धीरे धीरे इन बैंक्स ने राइट ऑफ करके, और आज के दिन आप कोई भी एक सरकारी बैंक के पास भी लोन लेने चले जाइए, तो उनका जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। मतलब वो जो सोचने का तरीका जो होता है, वो सरकारी बैंक्स भी अब धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स के जैसे सोचने लगी है। तो आगे चल के मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंक और जो प्राइवेट बैंक्स में डिफरेंस होता था वैल्यूएशन का, वो डिफरेंस धीरे धीरे कन्वर्ज होके कम होगा।
हो सकता है कि सरकारी बैंक थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे, लेकिन जो अभी प्राइवेट आपको 25 पी पे मिलेगी और सरकारी 4 या 5 या 10 पी पे मिलेगी, हो सकता है कि वो आपको 20 और 25 पे वैसे आके कन्वर्ज हो जाए। तो सरकारी बैंक्स मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है यहाँ से। और इसमें आप अगर मेरा टॉप पिक अगर विवेक, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? देखिए मनीष, पहला ये वापस बैंक ही है, आरबीएल बैंक। और इसमें ओवरऑल काफी अच्छी रैली आई थी बॉटम से, और अब एक करेक्शन होके लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बन रहा है। तो शॉर्टर टर्म आप समझ लीजिए कि ये 250 तक वापस जाना चाहिए। और बैंक्स के नतीजे भी अभी आए थे रिसेंटली, पिछले 2-3 दिनों में। हर फ्रंट पे बैंक एक्चुअली अच्छा कर रही है। मतलब इस बैंक में भी क्या क्या दिक्कतें थी हम सबको मालूम है, लेकिन अब उन प्रॉब्लम से बाहर निकल के बैंक अच्छा कर रही है, और फोकस काफी बिजनेस फ्रंट पे हो रहा है। और इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस वगैरह है, आज के दिन नंबर 5 इन इंडिया है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्गर बैंक आपको ये बन के निकल सकती है, और एक शॉर्ट टर्म के लिए भी रैली देखने को मिलेगा। दूसरा जो मैं रियलिटी से बोल रहा था, इस पे कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, तो आपको बार बार मौका दे रहा है। ये है नेस्को, जो अभी मुझे लग रहा है कि वापस 690-700 तक ये वापस जाना चाहिए। ये डायरेक्ट हाउसिंग सेगमेंट का प्ले नहीं है, लेकिन रियलिटी स्पेस में ही है इसका ज्यादातर बिजनेस। तो ये जो ऑफिस पार्क्स वगैरह है, इनको ये लोग रेंटल पे देते हैं, और ज्यादातर इनके पार्क्स है जो वो फुल है। और एक और आईटी पार्क आ रहा है इनका 2024 में, और मुझे लग रहा है कि वो जैसे जैसे डेट बाजू आएगी और वो पूरा पार्क खुल जाएगा, ये स्टॉक आपको सही में री रेटिंग दिखा सकता है। तो नेस्को और आरबीएल, ये दो मेरे वीआईपी पिक्स रहेंगे। से दो शेयर आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की सलाह। 247 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसका नेस्को उनको पसंद आ रहा है। 694 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। दोनों आरबीएल बैंक में 2 महीने का नजरिया के हिसाब से, और नेस्को में भी 2 महीने के, दोनों में 2-2 महीने का नजरिया है विवेक। तो दो तीन दैट्स ऑल, इतना काफी महीने है। का, हाँ जनरली अब आप 6 महीने का नजरिया देते हैं मैं, लेकिन इस बार आप 2 और 3 महीने का नजरिया दे रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सरप्राइज था। इसलिए मैंने बताया अपने दर्शकों को। आरबीएल बैंक में जनरली दो क्या महीने होता है, नहीं जनरली क्या होता है कि 6 महीना एक सेफर साइड होता है। कई बिल्कुल। बार स्टॉक्स आप मार्केट इग्नोर करता है और रैली में टाइम लग जाता है, लेकिन ये तो छोटा छोटा टारगेट है, इसके लिए मैं 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। अब कोई बात नहीं है, पैसा बनना चाहिए, और छोटी अवधि में 2 महीने के हिसाब से चूंकि विवेक बता रहे हैं, तो आरबीएल बैंक में 247 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह हुई। नेस्को में जो आपको 694 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। आपकी तरफ से कुणाल, कौन से शेयर्स होंगे बतौर वीआईपी? कुणाल, म्यूट कर दिया आपने। वेल, एक स्टॉक है बैंक की और ही है सीएसपी बैंक। अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। जैसे विवेक जी ने एक स्टॉक लिया है बैंक में ही, तो मैं भी वही बैंक की ओर ही जाऊंगा। काफी अच्छी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 100 डीएमए का काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डबल बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक ने बनाया हुआ है। सीएसबी 332 के अराउंड का उसका क्लोजिंग है, बाई करे 320 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर रहे थे, तो टारगेट में ये स्टॉक सबसे पहला हमें 352 का लेवल दिखा सकता है, और जैसे ही 352 क्रॉस होता है 375 तक के भी लेवल में स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो सीएसपी यहाँ से खरीदारी करके चलेंगे। और दूसरा एक स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम एज अ बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी रिलीजियसली 100 डीएमए को फॉलो कर रहा है। रिसेंट जो फॉल है वो भी 100 डीएमए के सपोर्ट के साथ बाउंस बैक दे रहा है स्टॉक। लोअर लेवल पे देखने जाए तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी स्टॉक ने बनाई है। ओवरऑल जो सेटअप है पॉजिटिव साइड का, ये 288-289 के अराउंड का उसका क्लोजिंग है। स्टॉक का नाम है नितिन स्पिनर। 278 कैसर के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो 297 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जैसे ही 297 क्रॉस होता है ऊपर में 310 के दूसरे टारगेट भी हमें स्टॉक दिखाने में सक्षम है। तो सीएसबी बैंक और नितिन स्पिनर दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो शेयर में सबसे पहले तो टारगेट रिवाइज कर दीजिए। प्लेट में जो खरीदारी करने की जो सलाह दे रहे हैं, पहला जो शेयर्स है जिसमें नितिन स्पिनर्स में उनको लगता है कि पहला टारगेट 297 है, फिर दूसरा टारगेट 310 है, और सीएसपी बैंक में जो पहला टारगेट है 352 है, फिर दूसरा जो टारगेट उनको लगता है कि 352 को पार करता है तो 375 तक जा सकता है। आज का जो सीएसपी बैंक का क्लोजिंग है 331 के आसपास का है, तो यहाँ से करीब 11 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस जो है कुणाल ने लगाने की सलाह दी है। नितिन स्पिनर्स में उन्होंने 297 का पहला लक्ष्य बताया, दूसरा लक्ष्य 310 रुपये का लगाया है। स्टॉप लॉस आपको 278 रुपये
का लगाना है। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, वीआईपी स्टॉक्स की बात की। अब बात करते हैं अगले हफ्ते के कुछ बड़े ट्रिगर्स की, और ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ चुकी है। अशेषा, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, कई कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में। तो सबसे पहले ग्लोबल अर्निंग्स की बात करते हैं, जहां यूबीएस, डाइकिन, सुजुकी, डीबीएस जैसी कुछ कंपनीज हैं जिसके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, तो इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी पैक से 8 निफ्टी कंपनीज के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। डिवीज लेबोरेटरीज के 6 नवंबर को नतीजे एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, कोल इंडिया, एम&एम और ओएनजीसी जैसी कुछ कंपनीज भी है जिसके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, तो इस पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईपीओ मार्केट की बात करें तो इस हफ्ते भी आईपीओ मार्केट में एक्शन देखने को मिला और अगले हफ्ते भी कुछ नए आईपीओस खुलेंगे। सबसे पहले प्रोटीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलेगा 6 नवंबर को। इसके अलावा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते, और ASK ऑटोमोटिव का आईपीओ भी खुलता हुआ नजर आएगा 7 नवंबर को। तो आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कई कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। तो अलोक इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन, दिलीप बिल्डकॉन जैसी कुछ कंपनीज हैं जो 7 नवंबर को फंड रेजिंग कंसिडर करेंगे। इसके अलावा गुडलक इंडिया भी फंड रेजिंग कंसिडर करेगा 9 नवंबर को। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेंगे, तो इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अशेषा, ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर से जो है कहीं ना कहीं नतीजों के लिहाज से बेहद अहम हफ्ता रहने वाला है। कुणाल और विवेक, आपका भी शुक्रिया इतने और स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए। जल्दी से विवेक, वीकेंड का क्या प्लान है? म्यूट अनम्यूट कीजिए विवेक। ओ सॉरी, देखिए 1-2 बर्थडे पार्टी है, दिवाली पार्टी, अभी सीजन रहेगा हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें बिजी रहने वाले हैं आप। बिल्कुल। कुणाल, आपकी तरफ से क्या है प्लान? वेल, प्लानिंग तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है घर वाले ने। घर में शादी का फंक्शन है तो उसको लेके ये सैटरडे संडे शॉपिंग में जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोग के लिए हैप्पी वीकेंड, और हमारे दर्शकों के लिए भी 2 दिन की छुट्टियां हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।